अभी मैंने क्या किया यहाँ पे, दो चीजें मैंने लिखी, एक नाइट्रोजनस बेस लिखा है मैंने, दूसरा मैंने डिऑक्सीराइबोज शुगर लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन इज दैट कि जब मैंने आपको सिखाया अभी तक की क्लास में कि जब आप नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट को ऐड करते हैं, मैं क्या बोल रही हूँ एक और रफ वर्क में करती हूँ इसके लिए। देखिए, मैंने आपको ये बोला कि अगर आप वन न्यूक्लियोटाइड ऑफ अगर आप वन न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए को देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे तीन चीजें हैं आपके पास, फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है। ठीक है, पहली चीज जो मैंने आपको सिखाई थी दैट वाज नाइट्रोजनस बेसिस प्लस शुगर और प्लस फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट शॉर्ट में लिखा है मैंने। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, क्या एकदम इकट्ठे तीनों की तीनों मिलके वहां पे बना देंगे? नाइट्रोजनस बेस भी मिल गया, शुगर भी मिल गया, फॉस्फेट भी मिल गया। कहीं पे भी चाहे आप खाना बनाने को देख लें या फिर किसी चीज की प्रिपरेशन हो या इवन कि फिजिक्स में कोई मॉडल बना रहे हो, केमिस्ट्री में कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हो, हर चीज की ना एक सीरीज होती है ना। यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, क्या क्वेश्चन अराइज होता है कि जब हम लोग नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर को ऐड करते हैं, किसको ऐड करते हैं? नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर को ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा क्या, उसका नाम क्या देंगे? क्वेश्चन सही है। मैंने पहले बोला कि जब आप नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट को ऐड करेंगे, इन तीनों को जब आप ऐड कर रहे हैं तो न्यूक्लियोटाइड बन रहा है, ये वन न्यूक्लियोटाइड हो गया। लेकिन ऐसे भी दूसरी भाषा में हम इसको बोल सकते हैं, लेकिन अगर उसी न्यूक्लियोटाइड के अंदर हो हम फॉस्फेट को माइनस कर देंगे, फिर क्या बनेगा ये? तो इसका नाम नाइट्रोजनस बेसिस प्लस शुगर, ठीक है, इसका जो नेम है, इसका नेम हो जाता है न्यूक्लियोसाइड। क्या हो जाता है इसका नेम? न्यूक्लियोसाइड हो जाता है। थोड़ा सा नेम डिफर करता है यहाँ पे, थोड़ा सा क्या होता है, सिर्फ नेम डिफर करता है। कैसे डिफर करता है मैं आपको बताऊंगी अभी अभी, ठीक है। अब इसमें एक और क्वेश्चन अराइज होता है, क्या, कौन सा क्वेश्चन अराइज होता है? एक कि चलो ठीक है, हमने यहाँ पे ये मान लिया कि नाइट्रोजनस बेस है, शुगर है, फॉस्फेट है, इसको जब हम एक साथ इकट्ठा कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हम लोगों ने यहाँ पे बोल दिया कि ये क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड बनाने का काम करता है। तो ऑब्वियस है कि इसकी जो दूसरी भाषा है या इसके लिए जो दूसरा एक्सप्लेनेशन हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, दैट इज, अगर आप क्या करते हैं, जैसे मैथमेटिकल हम लोग, जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि 5 - 3 2 बच गया, 5 - 3 बराबर 2, ऐसे लिखते हैं ना हम लोग। तो इसी सिस्टमेटिक वे में अगर मैं ऐसा करूं, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि वन न्यूक्लियोटाइड, क्या लिख दूं मैं यहाँ पे, वन न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, माइनस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, माइनस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये वही बात हो गई कि आप अपनी नाक चाहे सामने से पकड़िए या सर के पीछे से घुमा के पकड़िए, आपके नाक की जगह नहीं बदलने वाली है। तो वन न्यूक्लियोटाइड माइनस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कर दीजिए, ठीक है। तब भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये न्यूक्लियोसाइड बनाएगा। क्या बनाएगा ये? न्यूक्लियोसाइड बनाएगा। पूरा चैप्टर ओवर हो जाता है, मैं कई बार समझा चुकी होती हूँ, फिर भी बच्चा अंत में यही क्वेश्चन पूछता है मेरे से, मैडम वो सब तो ठीक है लेकिन व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। तो एक चीज आप यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए कि न्यूक्लियोसाइड का ये मतलब है, ये जो आपको यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड लिखा हुआ दिख रहा है, इस न्यूक्लियोसाइड का ये मतलब है कि वहां पे सिर्फ नाइट्रोजनस बेस के साथ शुगर एडेड है।
और जब हम इसी में क्या करते हैं, फॉस्फेट को ऐड करने का काम करते हैं, जब हम क्या करते हैं न्यूक्लियोसाइड पूरे कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड में से जब हम फॉस्फेट को माइनस करने का काम करते हैं, ठीक है, तो हम लोगों को न्यूक्लियोसाइड मिलता है। तो एक लैंग्वेज तो ये हो गया कि वन न्यूक्लियोटाइड माइनस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इस पूरे न्यूक्लियोटाइड में से इसको माइनस कर दीजिए ना, घटा दीजिए इसको, तो ये जो दो बचे यहाँ पे, इसके एग्रीगेशन को हम लोग न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड मात्र एक एस और टी मात्र का फर्क है। तो जो एक मेन रीजन है कि बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं। आज तक जितने बैचेस मैंने कराए हैं, एंड तक जाते जाते बच्चों के दिमाग में ना इस चीज की खिचड़ी बन जाती है कि व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड एंड व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड हमें लिखना था या न्यूक्लियोसाइड हमें लिखना था, ठीक है। तो ये हो गया न्यूक्लियोसाइड। अब मैं दूसरी एक चीज क्या आपको बता रही हूँ इसके लिए, सो देखिए। सेकेंड थिंग जो मैं बोल रही हूँ, तो यही तो मतलब हुआ ना कि अगर आपको, और ऐसा भी बोल सकते हैं, इसका और क्या हो गया, इसका और करके हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब आप वन न्यूक्लियोसाइड के साथ, जब आप क्या कीजिएगा, वन न्यूक्लियोसाइड के साथ, ठीक है, ये वन न्यूक्लियोसाइड है, और इस वन न्यूक्लियोसाइड के साथ अभी आपने माइनस किया था ना, ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस कर देते हैं यहाँ पे, प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, प्लस क्या कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इतने से तो बिल्कुल आपका क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। वन न्यूक्लियोसाइड प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है, ये रहा। अब ये जो है, इन दोनों को क्या बोल रही हूं मैं, इधर देखिए, इस एक न्यूक्लियोसाइड के साथ मैंने एक फॉस्फेट को जोड़ा है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ये न्यूक्लियोटाइड है। क्या लिख सकते हैं कि ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक छोटा सा क्वेश्चन अराइज होता है, जो मैं एक कभी टेबल बना रही थी आगे वाले पेज पे, एक छोटा सा क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि फिर क्या दिक्कत है, चलो ठीक है हम मानते हैं कि ये न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोटाइड, लेकिन अब एक कॉमन सेंस और ऑब्वियस सा क्वेश्चन है कि जब आप नाइट्रोजनस बेस के साथ डीऑक्सीराइबोज शुगर को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस है कि उसका नाम कुछ और होगा। जब आप उसके साथ फॉस्फेट को भी जोड़ दीजिएगा तो उसका नाम कुछ और होगा, ऑब्वियस है, कॉमन सेंस है ये, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, बिल्कुल आराम से जीरो लेवल से स्टार्ट करते हुए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसेस का नाम लिख लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग, नाइट्रोजनस बेसेस का नाम लिख लेते हैं, ठीक है। नाइट्रोजनस बेसेस आपको क्या पता है, आपको पता है कि नाइट्रोजनस बेसेस आर एडेनिन, ठीक है, लिख लिया एडेनिन, देन गुआनिन, क्या लिख लिया हमने, गुआनिन लिख लिया, देन हमने क्या लिखा, साइटोसिन, क्या लिखा हमने, साइटोसिन, और देन हमने क्या लिखा है, थायमिन। बिकॉज हम डीएनए की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डीएनए आरएनए तो लिख नहीं रही, तो थायमिन का जब आप जिक्र कर रहे हैं, एक मैं यहाँ पे और करके लिख देती हूँ ताकि आपको पता चले, है ना। अभी हम लोग कोई डीएनए आरएनए की बात तो कर नहीं रहे हैं, मैं यहाँ पे और लिख देती हूँ, ठीक है। और थायमिन के साथ साथ मैं यहाँ पे चौथा ही नंबर चेंज नहीं कर रही, बिकॉज मैं आरएनए के लिए लिख रही हूँ, इस वजह से मैंने 40 नंबर दिया है। मैंने यहाँ पे यूरासिल लिख दिया, क्या लिखा, यूरासिल लिखा, ठीक है। तो अब क्या क्वेश्चन अराइज होता है कि सब के साथ आप प्लस करने जा रहे हैं, किस चीज को, एडेनिन है, ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो एडेनिन है इसके साथ भी आप क्या प्लस करने जा रहे हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर को। क्या प्लस करने जा रहे हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर को, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सब में पहले प्लस करने का यहाँ पे काम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने इसके साथ भी हम क्या प्लस करेंगे, इसी शुगर को, इसके साथ भी क्या प्लस करेंगे, इसी शुगर को, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, ठीक है।
क्या ऐड करना है आपको? शुगर ऐड करना है। मैं जानबूझ के क्या करती हूँ यहाँ पे, डिऑक्सीराइबोस शुगर बार बार लिखने की जरूरत तो है नहीं, तो सब में मैं क्या करती हूँ, एस डाल देती हूँ। इसके लिए क्या करती हूँ, एस मेंशन कर देती हूँ। बाकी तो आप लोग स्मार्ट है, समझ जाएंगे। शुगर शुगर कर लीजिएगा या फिर लिख देती हूँ। आपने इसके साथ भी क्या किया है, शुगर ऐड किया है। इसके साथ भी क्या करा है आपने, शुगर ऐड किया है। इसके साथ भी क्या किया है आपने, शुगर ऐड किया है। इसके साथ भी क्या किया है आपने, शुगर ऐड किया है। अब कैसे स्टोरी चेंज हो रही है, पलट कैसे रही है कहानी यहाँ पे, तो देखिए स्टोरी कैसे बदल रही है। स्टोरी यहाँ पे ऐसे चेंज होगी कि एडेनिन के साथ जब आप शुगर को जोड़ते हैं, ठीक है, यही है डीऑक्सीराइबोस शुगर ही है, इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के मॉडल ऑफ द स्टोरी ये निकल रहा है। आप बोलेंगे अच्छा अब हमें समझ आ गया कि आप जो अभी लिखने वाले हैं दैट इज न्यूक्लियोसाइड। ये तो क्लियर है, अभी पिछले पेज पे मैंने आपको समझाया है बहुत आराम से, है ना। तो आप बोलेंगे कि अच्छा हमें ये तो समझ आ गया है कि न्यूक्लियोसाइड बनने जा रहा है। क्या बनने जा रहा है, न्यूक्लियोसाइड। एनसीईआरटी के इसी चैप्टर के बैक क्वेश्चन का शायद पहला क्वेश्चन है, पहला ही है ना, फर्स्ट क्वेश्चन, कि बताइए इसमें से नाइट्रोजनस बेस कौन सा है और इसमें से न्यूक्लियोसाइड कौन सा है। क्यों पूछा जा रहा है, रीजन देखिए। तो अब हम लोग नाम बदलने जा रहे हैं, किसका, इन सब का। नाम बदलने का मतलब मिलता जुलता होता है, बट हाँ आपको यहाँ पे इसको चेंज करके लिखना पड़ता है। कैसे, जब आप एडेनिन के साथ शुगर को जोड़ेंगे तो एडिनोसिन हो जाएगा। सब मैं लिख रही हूँ, सुन लीजिए पहले। गुआनिन के साथ जब हम लोग शुगर को ऐड करते हैं तो गुआनोसिन हो जाएगा। साइटोसिन के साथ जब हम लोग शुगर को ऐड करेंगे तो साइटिडिन हो जाएगा। थाइमिन के साथ जब हम लोग शुगर को ऐड करेंगे तो थाइमिडिन हो जाएगा। और यूरासिल के साथ जब हम लोग शुगर को ऐड करेंगे तो यूरिडिन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, इनके जो नेम्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। नेम्स इनके क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो एडेनिन के साथ जब आपने क्या किया है, शुगर को ऐड कर दिया है, ठीक है। एडेनिन है ये आपने इसके साथ शुगर को ऐड करा। तो जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये बन जाता है एडिनोसिन। क्या बन जाता है ये, एडिनोसिन बन जाता है। क्या बन जाता है ये, एडिनोसिन बन जाता है, ठीक है। जबकि सुनने में क्या लगता है यहाँ पे, जैसे हिंदी में स की प्रोनाउंसिएशन हम लोग बोलते हैं, मैंने मोस्टली देखा है कि बच्चा एडिनोसिन को ही यहाँ पे क्या करता है, ये जो है इसी को नाइट्रोजनस बेस समझ लेता है। और मतलब इसमें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होती है बच्चों को, तभी मैं इतने इत्मीनान से आपको ये टॉपिक करा रही हूँ। गुआनिन के साथ जब आप शुगर को ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये गुआनोसिन हो जाता है। क्या हो जाता है ये, गुआनोसिन हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, गुआनोसिन हो जाएगा, ठीक है। साइटोसिन के साथ जब आप शुगर को ऐड करते हैं, ठीक है, साइटिडिन हो जाता है ये, ठीक है। फिर अब थाइमिन के साथ जब आप शुगर को ऐड करते हैं इन केस ऑफ डीएनए, तो ये थाइमिडिन हो जाता है। क्या हो जाता है, होता है, ठीक है। तो ये यूरिडिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, यूरिडिन हो जाएगा। ये डिस्कनेक्ट हो गया, मैं करती हूँ कनेक्ट, इसको हो ही जाएगा वैसे।
चलिए इसके बाद का लिख लीजिएगा आप लोग। यूरासिल के साथ जब आप शुगर को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यूरिडिन हो जाएगा, है ना। यहाँ तक मैंने बताया है आपको, यूरिडिन तक लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक और चीज ऐड करेंगे। अगला जो नेक्स्ट है, तो हम लोग क्या ऐड करेंगे, क्या ऐड करना है यहाँ पे बचा हुआ है, फॉस्फेट का ऐड करना बचा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब फॉस्फेट को ऐड कर सकते हैं, लेकिन फॉस्फेट को ऐड करेंगे तो क्या होगा, फॉस्फेट को जब ऐड कीजिएगा आप यहाँ पे, तो ऑब्वियस है कि क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड बन के मिलेगा आपको वहां पे, है ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ फॉस्फेट को ऐड कर देते हैं। तो कई जगहों पे जैसे हम लोग लिख के ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो उसका एक न्यूक्लियोटाइड होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्पेशल नेम देते हैं। जैसे अगर आपको एडेनिन वाला बनाना है, क्या बनाना है, एडेनिन वाला बनाना है वहां पे, तो अब उसका नाम हो जाएगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। कितना आसान है, देखिए मैं बताती हूँ आपको। हम लोग फिर से वापस से क्या करते हैं, इन सब में किस चीज को प्लस करने जा रहे हैं हम लोग, सब में मैं ऐसे लिख देती हूँ, प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, और यहाँ पे भी प्लस। ठीक है, क्या प्लस करना है आपको, आपको यहाँ पे प्लस करना है इन सब चीजों के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इसके साथ भी क्या ऐड करना है आपको, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इसके साथ भी क्या ऐड करना है आपको, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इसके साथ भी क्या ऐड करना है आपको, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इसके साथ भी क्या ऐड करना है आपको, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, बहुत अच्छे से पता है आपको रिजल्ट क्या मिलेगा। रिजल्ट ये मिलेगा आपको कि अब जो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, अब उसका नाम हो जाएगा, अब आप उसको बोलेंगे कि उसका नाम हो गया एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। मतलब ये क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है, किसका, डीएनए का या आरएनए का। अगर यूरासिल वाला देखेंगे तो आगे जाके आरएनए का होगा। मैंने एडिनोसिन है यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास, मोनोफॉस्फेट, जो 11th में जैसे जीटीपी लिखा हुआ था एक जगह पे फोटोसिंथेसिस में, याद है, तो देख के आपका दिमाग खराब होता था क्या लिख दिया इसमें। तो मैंने आपको एक छोटी सी बात वहां पे समझाई थी कि याद कीजिए, मैंने आपको बायोमोलिक्यूल्स में जो गुआनिन बताया था, उसी के साथ जब आप क्या करते हैं, उसके न्यूक्लियोसाइड के साथ आप एक फॉस्फेट जोड़ते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी जीटीपी मैंने लिख दिया, वहां पे लिखा हुआ था गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट लिखते हैं। जीटीपी मतलब ट्राईफॉस्फेट हो जाएगा, 3 फॉस्फेट जुड़ा होगा, ये क्या हो जाएगा, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइटिडिन मोनोफॉस्फेट। स्ट्रक्चर में दिखा देती हूँ आप, ये क्या हो जाएगा, थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट। ये क्या हो जाएगा आपका, यूरिडिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, यूरिडिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, तो ये तो रही बात किसकी, कि आप कैसे कंफ्यूजन क्लियर करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल हर एक बच्चे को, मुझे नहीं लगता अब आप में से किसी को कोई डाउट होगा। बहुत इत्मीनान से मैंने समझाया है इसको। और ये लास्ट वाला जो अब आपको मिल रहा है, दैट इज न्यूक्लियोटाइड। ये क्या मिला आपको यहाँ पे, न्यूक्लियोटाइड मिला। तो कैसे ये यहाँ पे सारी चीजों को क्रिस्टल क्लियर कर रहा है ना, कि जब एक न्यूक्लियोटाइड में से आप फॉस्फेट घटा देंगे तो आपको न्यूक्लियोसाइड मिलेगा। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। जब आप न्यूक्लियोसाइड माइनस शुगर कर देंगे तो आपको नाइट्रोजनस बेस मिल जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, नाइट्रोजनस बेस मिल जाएगा। ये यहाँ पे कैटेगरी है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस। अब हम लोग क्या देखना स्टार्ट करते हैं, हालांकि केमिस्ट्री का पोर्शन है बट मैं दिखा देती हूँ। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग का कुछ माइनस हो जाएगा या मेरा कुछ माइनस हो जाएगा, बट आपको बेनिफिट जरूर हो जाएगा, है ना। स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा मैं बता देती हूँ। 11th में भी थोड़ा ट्रिक मैंने आपको बताया था कि आप कैसे याद कर सकते हैं उसको, यहाँ पे भी मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ आपको, है ना। स्ट्रक्चर्स ऑफ प्यूरिन्स, एक ग्रुप क्या कहलाता है, प्यूरिन्स कहलाता है, और दूसरा एंड पिरिमिडीन्स भी कई टीचर इसको बोलते हैं, पायरिमिडीन्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं तो बढ़िया एक फोटो है यहाँ पे अवेलेबल, ये रहा।
चलिए, ये रहा आपका बायोमोलिक्यूल्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी आपका चैप्टर है 12th क्लास का। बहुत ध्यान से कर लीजिए, काम ही देगा आपको, है ना। देखिए, आपको जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक और चीज मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगी कि वो नेम द प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स, नेम द प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स, ये मैं आपको क्वेश्चन लिखने को दे दूंगी। वो टाइम हटाती हूँ मैं, वहां से लॉक नहीं हो रहा है नहीं तो। हाँ चलिए, सही हो गया। थोड़ा सा 1 मिनट वेट कर लेंगे, आ जाएगा ये। थोड़ा सा डिस्कनेक्ट, पता नहीं बीच में वो राउटर कटता है ना, कनेक्शन स्विच करने में, तो ये अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता है। रिप्लाई कर, मेरी आवाज जा रही है? रिप्लाई कर देंगे उधर से? यस आवाज जा, मैम। चलिए देखिए,
तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लूंगी कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्यूरीन्स एंड पाइरिमिडीन्स। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत बारीकी से, केमिस्ट्री में भी आपको काम देने वाला है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको ऑलरेडी पता है। केमिस्ट्री की बुक देखेंगे आपको उसमें भी दिख जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पैरामीटर जो है पाइरिमिडीन और प्यूरिन के बीच के डिफरेंस का। ठीक है, सबसे पहली खासियत, आपको जितने भी पाइरिमिडीन्स दिख रहे हैं, ठीक है, अब जैसे हम लोग अपने टाइम में जब कंफ्यूज करते थे प्यूरिन और पाइरिमिडीन के बीच में, ठीक है, तो जब आप लिखना स्टार्ट करते हैं तो पाइरिमिडीन थोड़ा लेंदी है और प्यूरिन थोड़ा छोटा है या नहीं है ना। जब हम लिखते हैं तो आपको लिखते वक्त क्या दिखता है कि ये जो प्यूरिन है ये थोड़ा छोटा है, 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं इसके पास, और इसके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो क्योंकि पाइरिमिडीन लिखने में थोड़ा लेंदी है तो इसको 3 बिलोंग करते हैं, साइटोसिन भी है थर्ड वाला, फिर यूरासिल है, फिर थाइमीन है। ठीक है, यहाँ पे ये लिख दिया है, यूरासिल आरएनए में पाया जाता है और थाइमीन जो है वो डीएनए में पाया जाता है, ये आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, पहली चीज, पहला पॉइंट आप क्या बनाएंगे उसमें, जब मैं आपसे पूछूंगी व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्यूरिन्स एंड पाइरिमिडीन्स, तो पहले आपको ये बोलना है कि पाइरिमिडीन के अंदर आप साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन को काउंट करते हैं, फिर हम प्यूरिन की बात करते हैं। यहाँ पे शुरू वाले जो दो हैं एडेनिन और गुआनिन, ये बिलोंग करते हैं प्यूरिन कैटेगरी को। किसको बिलोंग करते हैं? प्यूरिन को। ठीक है, एक और बहुत अच्छी बात क्या है, पाइरिमिडीन के बारे में बोला जाता है कि ये मोनोसाइक्लिक है। देखिए एक ही साइकिल है इसके पास, कितना साइकिल है? 1 है। इसके पास कितना साइकिल है? 1 है। इसके पास कितना साइकिल है? 1 है। इसके पास कितना साइकिल है? 1 है। ठीक है, प्यूरिन की जब हम लोग बात करते हैं इसके पास कितना साइकिल है? 1 और 2। मतलब पहले तो ये ओवरऑल बेसिक एक बता रहा है कि हाँ भाई देखिए ऐसा होता है, इसके पास क्या होता है, 2 रिंग होते हैं। फिर आपको ये एडेनिन और गुआनिन का स्ट्रक्चर बता रहा है। ठीक है, फिर आपको क्या देखने को मिलता है कि जो एडेनिन है कितने रिंग है इसके पास? 2 हैं। गुआनिन के पास कितने रिंग है? 2 हैं। ठीक है, और यहाँ पे जब आप इसके स्ट्रक्चर्स को देखना स्टार्ट करते हैं, किसको देखना स्टार्ट करते हैं? जब आप इसके स्ट्रक्चर्स को देखना स्टार्ट करते हैं तो बारी बारी से धीरे धीरे थोड़ी प्रैक्टिस कर करके मैं आपको वहां पे याद करा दूंगी कि कैसे आपको साइटोसिन का स्ट्रक्चर याद करना है, कैसे यूरासिल का, थाइमिन का, एडेनिन का, गुआनिन का। प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से अपने आप ही आ जाता है। कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का तरीका क्या है, रटते थोड़ी है उसको, उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो याद हो जाता है या नहीं। आप जब लिखते हैं, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा ना दुनिया में जो बोले कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक देख के 5 घंटे देख रहा था, बस मैंने देखा है तो मुझे याद हो गया, ऐसा नहीं होता। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिस से आती है, आप जितना लिखेंगे बनाएंगे उतना आपको वो क्लियर होता है। ठीक है, सेम यहाँ पे इसके रिगार्डिंग भी बात है और इसको भी हम लोग ऐसे ही तैयार करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, अगर मैं आपको किसका एग्जाम्पल देती हूँ, एडेनिन का, ये यहाँ पे जो एडेनिन लिखा हुआ मैं इसका एग्जाम्पल देती हूँ आपको। ठीक है, एक के लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगी तो धीरे धीरे करते करते इसको ऊपर कीजिए। मैं यहाँ पे किसकी बात कर रही हूँ मैं बाद में उसको कर दूंगी नीचे, उसकी टेंशन मत लीजिए। मैं यहाँ पे इस एडेनिन की बात कर रही हूँ। किसकी बात कर रही हूँ? एडेनिन की बात कर रही हूँ। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या करना है आपको? आपको एक ऐसे स्ट्रक्चर बना लेना है। ठीक है, ऐसे जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसके पास कॉर्नर्स कितने हैं? 6 हैं। 3 4 5 6। इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को, ये तो बच्चों वाला है, ये तो सबको आता है। ठीक है, इसके साथ लगा हुआ फिर आपको क्या करना है, एक और आपको ये रिंग बना लेना है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि इसके पास जो कॉर्नर्स हैं 1 2, इसको मिला के 1 2 3 4 5 होने चाहिए, लेकिन 2 को तो आप पहले ही काउंट कर चुके हैं, 6 तक तो गिनती आप कर चुके हैं ना, 6। तो फिर आप करेंगे 7 8 और 9। फिर क्या करना है आपको? फिर आपको करना है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए एक आप नाइट्रोजनस बेसिस है तो नाइट्रोजन तो होगा ही होगा, नाइट्रोजन तो कॉपीराइटेड है। तो एक पे आपने बिठाया, दूसरा डैश ब्लैंक छोड़ दीजिए, फिर नाइट्रोजन, फिर ब्लैंक छोड़ दीजिए,
फिर नाइट्रोजन, फिर ब्लैंक छोड़ दीजिए, फिर नाइट्रोजन, फिर ब्लैंक छोड़ दीजिए, फिर नाइट्रोजन। अब बताइए आसान लग रहा है नहीं लग रहा है? और आपको क्या करना है, बॉन्डिंग फिल कर देनी है यहाँ पे। आपको क्या करना है, बस सही सही जो बॉन्डिंग है उसको आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो ये स्ट्रक्चर किसका तैयार हो गया, एडेनिन का स्ट्रक्चर। और ये सब जो लिखा है ये तो आपको पता ही है, कार्बन बेचारे की टेट्रावैलेंसी को पूरा करता हुआ ये क्या कर रहा है, जैसे यहाँ पे CH है, यहाँ पे C है, तो इसके साथ ये NH2 जुड़ा है, इसके साथ क्या है, यहाँ पे C है, टेट्रावैलेंसी को डबल बॉन्ड वाला इसको भी तो काउंट करेंगे, तो ये भी CH हो जाएगा। ठीक है, इधर भी क्या हो जाएगा, CH। कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि एडेनिन के स्ट्रक्चर को याद करने के लिए सबसे पहले फिर से मैं लिख रही हूँ, देखिए आपको मैं याद करा के ही दम लूंगी। पहले आपने ये करा, फिर आपने क्या किया, यहाँ पे इसका साइकिल बनाया। दूसरा, इसके पास 6 कॉर्नर है, इसके पास 5 कॉर्नर है। आप यहाँ से इसके सर से इसके हेड से स्टार्ट कर रहे हैं। आपने लिखा NH2, क्या लिखा आपने, NH2 लिखा। फिर आपने क्या किया, एक गैप, फिर नाइट्रोजन, खाली छोड़ दीजिए इसको, फिर नाइट्रोजन, फिर इसको खाली छोड़ दीजिए, फिर नाइट्रोजन, फिर इसको खाली छोड़ दीजिए, फिर नाइट्रोजन। अब बोलिए एडेनिन याद हुआ कि नहीं हुआ, उधर से रिप्लाई कीजिए मुझे, याद हुआ सबको? यस मैम। है ना। एक देखिए, अब आपको लग रहा होगा अरे यार कितना भारी भरकम है ये, पता नहीं मैडम ने क्या दिखा दिया, कौन सा ये हम लोगों को। लेकिन देखिए ऐसे केमिस्ट्री पढ़ते हैं, हर चीज को ना बिल्कुल फ्लो में, मतलब उसको कहानी की तरह समेटिए कि चलो ये स्ट्रक्चर है तो आज हम इसी से ही दोस्ती करते हैं, हम देखते हैं कि याद कैसे होगा ये, है ना। तो पहले मैंने एक यहाँ पे 6 वाला क्या किया, एक साइकिल बनाया, फिर 5 वाला साइकिल बनाया, एक NH2 को बिठा के फिर हम गैप पे नाइट्रोजन को भरते चले गए। और हमें पता है कि कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट। ठीक है, तो कार्बन जब टेट्रावैलेंट है तो यहाँ पे CH होगा, ऑब्वियस है, कॉमन सेंस है। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा, है ना। और ये स्ट्रक्चर किसका पूरा हो गया, एडेनिन का जो स्ट्रक्चर है ये पूरा हो गया। तो मैंने एक एडेनिन का, तो टोटल तो ये बेचारे 5 ही हैं। एक दिन में जब आपने एडेनिन में PhD कर ली, दूसरे दिन आप अपना टर्न बनाइए, आप बोलिए अच्छा ठीक है कल हमने एडेनिन लिखा था, एडेनिन हमने किया था, फिर हम नेक्स्ट डे क्या करते हैं, हम गुआनिन को याद करते हैं। याद करने का ऐसा मतलब नहीं कि आप भूल जाइए अगले दिन, नहीं, आप उसको वैसे ही याद कीजिए जैसे आप सपने में भी कोई आपसे पूछे तो आप बोलते हैं कि भाई H2O मतलब तो पानी होता है, हम जानते हैं, है ना। बिल्कुल ऐसे याद कीजिए कि आपको पता रहे कि आई एम कंफर्म अबाउट दिस स्ट्रक्चर, कि अब इस स्ट्रक्चर में एक भी चीज जो है मैं यहाँ पे 3 से 5, 5 से 3, 6 से 7 में नहीं कर सकती, है ना। और ये जो ट्रिक मैंने आपको बताया है, तो आप कैसे यहाँ पे ऑल्टरनेटिव नाइट्रोजन बिठा रहे थे, ऐसे आप उसको घुमा रहे थे। ठीक है, तो ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये मेरा ट्रिक है। बच्चों को मैं बताती हूँ, बच्चों को भी बोलते हैं कि हाँ मैडम ठीक है हम भी ऐसे याद कर लेते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा है आपको भी याद हो रहा है साथ के साथ। तो ये एडेनिन का यहाँ पे स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से आपको क्या, और ऊपर ये तो रही बात किसकी, ये तो रही बात ये 2 वाले का। ये बेचारा तो बेचारा क्या है, ये तो छुटपुट है, इस बेचारे के पास तो सिंगल ही रिंग है, इसको तो याद करना और भी आसान है। तो ये सब में जब बारी बारी से होता ये भी है, कई बार मैंने कोशिश किया है, पहले शुरू में जब मैं पढ़ाती थी मैंने क्या किया, एक ही दिन उठा के सारे स्ट्रक्चर समझा दिए, अगले दिन सारे बच्चे फटाफट आंसर कर रहे हैं। फिर जब मैंने 1 वीक के बाद पूछा वो 0, कहते मैडम आपने तो एक ही दिन में खिचड़ी बना के सारा समझा दिया, तो हम लोग को डाउट हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। तो आज के डे में जैसे मैंने आपको पहला नाइट्रोजनस बेस ये एडेनिन जो है फर्स्ट, आज के डे में जैसे मैंने आपको एडेनिन बताया है, इसको तो रफी पेज रहने दीजिए, उसको तो मतलब हटाते हटाते ही मेरी हालत खराब हो जाएगी, उससे अच्छा मैं दूसरा ही लगा दूं, है ना। तो यहाँ पे जब हम लोग नाइट्रोजनस बेस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस की बात करते हैं, तो प्यूरिन और पायरिमिडीन के बीच का जो डिफरेंस है वो मैं आपको दे दूंगी लिखने के लिए, बहुत बेसिक 2-2 भी लिखिएगा। तो आई होप कि कम से कम केमिस्ट्री में जब आपका आएगा तो फायदा तो होगा ही होगा, कैसे नहीं बेनिफिट होगा। आप जब पढ़ रहे हैं दोनों जगह यही टॉपिक है आपका, तो वहाँ पे बेनिफिट तो आपको देगा ही देगा। उसको उतना ज्यादा रब करने के काम से अच्छा था मैंने ये पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ज्यादा बेटर है। तो मैंने आपको आज की क्लास में एडेनिन याद कराया है, याद हुआ सबको, याद यस हुआ मैम। सबको? यस मैम। तो यस बात मैम। ही अलग होती है, वहां पे जैसे ही मैंने बताया 1 बाय 1 करके सारे बच्चों को फटाफट 30 सेकंड का टाइम देती, हाँ भाई ब्लैक बोर्ड पे लिखो जाओ, ब्लैक बोर्ड पे लिखो जाओ, ब्लैक बोर्ड पे लिखो जाओ, याद कैसे नहीं होगा, हाँ सारे बच्चों को आप लोग याद हो गया होगा। मैंने बहुत इजी कर दिया आपके लिए एडेनिन का स्ट्रक्चर, ऐसे ही 1 बाय 1 करके, जैसे मैंने आपको आज एडेनिन याद कराया है, नेक्स्ट डे मैं गुआनिन याद करा दूंगी,
फिर उसके बाद साइटोसिन भी खत्म, यूरासिल भी खत्म, थाइमिन भी खत्म, कुछ है नहीं इसमें, आसान सा है। लेकिन ये तो रही बात किसकी, दीज ऑल आर नाइट्रोजिनस बेसेस। ये सब के सब क्या है जो आप यहाँ पे ये कैटेगरी देख रहे हैं, ये सारी कैटेगरी जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ये क्या है, ये नाइट्रोजिनस बेसिस है। आपको जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, दीज आर नाइट्रोजिनस बेसिस। और इन नाइट्रोजिनस बेसिस के अंदर आपने सीखा है, आपने किसके अंदर सीखा है, आपने इन्हीं नाइट्रोजिनस बेसिस के अंदर सीखा है। आपने क्या किया है, इन नाइट्रोजिनस बेसिस के अंदर, नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर आपने सीखा है कि देयर आर बेसिकली टू कैटेगरीज ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, पायरिमिडीन एंड प्यूरिन। एंड एडेनिन एंड गुआनिन बिलोंग्स टू प्यूरिन, while cytosine, uracil and thymine belongs to pyrimidine। ठीक है, all pyrimidines are monocyclic, एक ही साइकिल है सबके पास, वन साइकिल, वन साइकिल, वन साइकिल। जितने भी आपके पास प्यूरिन्स हैं सबके पास क्या है, यहाँ पे 2 साइकिल्स प्रेजेंट हैं। सब क्या है यहाँ पे, 2 साइकिल्स। एक चीज और है, जो 11th में जब आप देख रहे हैं, बहुत छोटा सा पैरा है 11th में बायोमोलिक्यूल्स में, मेरे ख्याल से अगर हम फुल स्टॉप को काउंट करना स्टार्ट करें तो शायद 4 या 5 लाइन, 4 5 बहुत हार्डली होगा तो 6 होगा। एक छोटा सा पैरा है बायोमोलिक्यूल्स का, ठीक है, मतलब इसका न्यूक्लियोसाइड्स का। तो यहाँ पे जो आप न्यूक्लिक एसिड्स का पैरा जब आप 11th क्लास में देख रहे थे, तो वहां पे एक बात लिखी थी उसने, कोई बच्चा मुझे बताएगा क्या एक स्पेशल शब्द लिखा हुआ था केमिस्ट्री का वहां पे। तो मैं आपसे सिर्फ एक शब्द पूछ रही हूँ, ओनली वन वर्ड मैं आपसे पूछ रही हूँ, कौन सा ऐसा टर्म लिखा था जो स्पेशल था अपने आप में। बाकी तो यही सारी चीजें लिखी थी कि प्यूरिन पायरिमिडीन सब होगा। और एक बताइए, आवाज जा रही है मेरी? यस मैम। हाँ, तो सोच के बताइए, याद कीजिए। एक और आपको ना एक टर्म केमिस्ट्री का हेट्रोसाइक्लिक लिखा हुआ था, याद आ रहा है किसी को? यस मैम। हाँ, हेट्रोसाइक्लिक लिखा था उसमें। तो हेट्रो मतलब डिफरेंट होता है, हेट्रो मतलब क्या होता है, डिफरेंट होता है ना भाई। अब जैसे मुझे एडेनिन का स्ट्रक्चर बताना पड़ा तो कैसे मैंने बोला कि एक गैप छोड़ दीजिए, नाइट्रोजन बिठा दीजिए, मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन ने भी जगह ली है, कार्बन ने भी जगह ली है, नाइट्रोजन ने भी जगह ली है, नाइट्रोजनस बेसिस हम नाम ही दे रहे हैं इसका। मतलब ये बेंजीन जैसा नहीं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ कुछ नहीं मतलब कार्बन, ऑर्गेनिक क्या पूरी केमिस्ट्री में जहाँ कुछ नहीं मतलब क्या है, वहां पे कार्बन है, पता है ना आपको। जहाँ कुछ नहीं है वहां क्या है, कार्बन है। तो हमें पता है ना कि सी 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 हर जगह कार्बन है। ये होमोसाइक्लिक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, होमोसाइक्लिक हो जाएगा। और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड अगर कोई कभी आपको बोलता है तो उसका आप मतलब समझ जाइए, दैट मीन्स कि उस साइकिल के अंदर की जो जगहें हैं, सारे कॉर्नर्स को जरूरी नहीं है कि एक ही टाइप के एलिमेंट्स ने कैप्चर किया है। वहां पे आपको कार्बन भी मिल सकता है, नाइट्रोजन भी मिल सकता है, कुछ और भी मिल सकता है ना। हालांकि ये नाइट्रोजनस बेसिस नाम ही इसलिए दिया गया है कि यहाँ पे कार्बन के बाद अगर कोई डोमिनेट कर रहा है तो दैट इज नाइट्रोजन, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम लोगों ने इसको नाइट्रोजनस बेसिस बोला है यहाँ पे। तो आपने एक नई चीज कौन सी सीखी यहाँ पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, वहां पे हेट्रोसाइक्लिक लिख दिया था उसने। तो बच्चे मेरे से पूछते थे मैडम अब ये हेट्रोसाइक्लिक का क्या मतलब है। तो हेट्रोसाइक्लिक का मतलब है कि जो ये साइकिल, चाहे ये यहाँ पे आपको मोनोसाइक्लिक दिखे, चाहे आपको यहाँ पे ये 2 साइकिल वाला दिखे, दोनों ही कंडीशंस में ये कॉपीराइटेड नहीं है सिर्फ कार्बन के लिए। सिर्फ कार्बन यहाँ पे अपनी जगह लेके नहीं बैठा, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो यही मतलब था किसका, इन सारे नाइट्रोजनस बेसिस का, ठीक है। अब एक और हम लोग क्या काम करते हैं, अभी तो हम लोगों ने नाइट्रोजनस बेसिस देखा, मैंने आपको सिखाया अभी अभी कि जब आप नाइट्रोजनस बेस के साथ शुगर को ऐड करते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बनता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स के स्ट्रक्चर को देखते हैं। किसके स्ट्रक्चर को देखते हैं हम लोग, न्यूक्लियोसाइड्स के स्ट्रक्चर को देखते हैं हम लोग, ठीक है।
ये सब तो था क्या, नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, देखिए न्यूक्लियोसाइड के स्ट्रक्चर को जब आप देखेंगे, कोई सा भी देखिए उठा के, वही सारे नाइट्रोजनस बेसिस हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस उस नाइट्रोजनस बेस के साथ उसने क्या किया है, शुगर को चिपका दिया, ऐड कर दिया, और कुछ नहीं है, और कोई नई चीज नहीं मिलेगी आपको उसमें। मैं देखती हूँ ऐसे तो बेचारा कितना कलरफुल बनाएगा इसमें, पॉसिबल तो है नहीं। यहाँ पर फिर समझा रहा है कि व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड एंड व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड। चलिए एक ये लगा दूंगी तो आपको फ्यूचर में काम ही देगा। बेचारा रफ में बता रहा है, रफ नहीं बोला जा सकता, मतलब मोटे तौर पे जिसको बोलते हैं हम लोग, ये आपको यहाँ पे बता रहा है। चलिए ये भी ठीक ही अच्छा है कहानी समझाने के लिए। कैसे बता रहा है, देखिए कि ये क्या है, बेस है और ये शुगर है। आप इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो क्या बन रहा है, न्यूक्लियोसाइड बन रहा है। छोटा सा बेचारा यहाँ पे फॉस्फेट लाके जोड़ रहा है, तो क्या बन गया, ये फॉस्फेट के जुड़ने से क्या हो गया, ये अब इसी का नाम क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड हो गया। बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट को जब ये ऐड करेगा तो इसी का नाम क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, है ना। आसान लग रहा होगा अब आपको ये चैप्टर भी और सारे कॉन्सेप्ट भी। इतना तो खैर करना ही पड़ेगा, इतना नहीं याद करेंगे तो कैसे काम चलेगा, इतना तो खैर याद करना ही पड़ेगा आपको। अब हम लोग थोड़ा बारीकी, मतलब डिटेलिंग वाला उसकी बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है, ये तो ऐसे मोटे तौर पे बात थी जो आपको पता है, आप सीख चुके हैं ऑलरेडी। अब हम लोग यहाँ पे किसकी बात करेंगे कि हाँ, हमें एक थोरो स्ट्रक्चर बताइए कि कैसे आप वहाँ पे बना रहे हैं नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट को जोड़ के। सारे मिल जाए तो अच्छी बात है, एक एक मिले तब भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए एक बता रहा है, ये क्या कर रहा है, इस डायग्राम में एक ही बता रहा है, ये 1 न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पे, तो नाइट्रोजनस बेस को जोड़ा इसने, यूरासिल है यहाँ पे, यूरासिल को लिया है, फिर ये शुगर लिया है, फिर इसने क्या किया, यहाँ पे फॉस्फेट को जोड़ा। ये भी बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यूरासिल मोनोफॉस्फेट। क्या नाम हो जाएगा इसका, आरएनए वाला है ये, इसका नाम हो जाएगा यूरासिल मोनोफॉस्फेट। इसका जो नाम है वो हो जाएगा यूरासिल मोनोफॉस्फेट, है कि नहीं, है ना। इस न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या हो जाएगा, यूरासिल मोनोफॉस्फेट। यूरासिल या फिर यूराडीन। हाँ यूरिडीन, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, ठीक है सही बोले ना, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सारा अगर एक ही पेज में मिलता तो अच्छी बात थी, ऐसे ये भी बहुत अच्छा है। तीनों को सोचिए, डिफरेंट कलर दे रखा है इसमें। चीजों को सिंप्लीफाई करना भी एक आर्ट है या नहीं, है ना। पढ़ाने को तो दुनिया के सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, बट मेरे ख्याल से चीजों को सिंप्लीफाई करना भी अपने आप में एक आर्ट है, कि कैसे आप इजी वे में उसको समझ भी सकते हैं और किसी को समझा भी सकते हैं, है ना। चलिए मिल जाएगा सब एक जगह पे, मैं ढूंढती हूँ, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, जैसे इसने बताया इस बेचारे ने। ये तो हाँ ये ठीक है, कहाँ चला गया वो ठीक था जिससे था ना अभी कर्सर, ये टेबल के अंदर था शायद, अलग अलग बताया भी था और उसमें ये रहा। हाँ ये है ना, ये भी बढ़िया है अपने आप में, उम्दा है, ये भी बहुत अच्छा है। मैं भूल जाती हूँ बार बार कि इसी के अंदर मैंने ओपन करा है। इसके बाद तो कहानी खत्म, इसमें तो सब कुछ क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, बजाते की साफ साफ ओपन है। सही है, क्लैरिटी है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ब्लड है आपको नहीं दिख रहा होगा। लीजिए इतना जूम कर दो, सबका इसने क्या किया, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर फॉर्म में। न्यूक्लियो बेसिस भी आपको बता रहा है, नाइट्रोजनस बेसिस को हम लोग न्यूक्लियो बेसिस भी बोलते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। और देन हम लोग यहाँ पे उसमें जब एक एक शुगर को ऐड कर रहे हैं तो हम लोग का कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं
न्यूक्लियोसाइड। अब देख लीजिए बारी बारी से सबको देखिए। इतनी बार आपको रिपीट करूंगी कि जिंदगी में कभी कंफ्यूजन ना हो इस टॉपिक में, ठीक है। चलिए पहले इसकी बात करते हैं। अभी याद है मैंने आपको एडेनिन का स्ट्रक्चर याद कराया है अभी अभी, है ना? कराया ना मैंने आपको अभी भी एडेनिन का यस मैम। स्ट्रक्चर। यस मैम। उसी को ना पलट के बनाया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वही है। देखिए ऐसे घुमाइए उसको, उसी डायरेक्शन में NH2 है। जैसे आपने इधर से इसको घुमाना स्टार्ट करा, मैंने इधर से घुमाया था, अब इधर से कर दीजिए। ये 5 वाले को इधर बिठाया, गैप है नाइट्रोजन है, गैप है नाइट्रोजन है, गैप है नाइट्रोजन है, गैप है नाइट्रोजन है, बस। और इसके साथ ऐसे समझिए, इस एडेनिन के साथ ये तो रहा, एडेनिन को उठा के मैंने रख दिया यहाँ पे, दिस वन इज एडेनिन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ अब मैं क्या करने जा रही हूँ, मैंने यहाँ पे एक शुगर को ऐड कर दिया है। क्या किया मैंने यहाँ पे? एक डिऑक्सीराइबोज शुगर को ऐड कर दिया। और मैंने अभी भी आपको सिखाया है कि जब आप एक नाइट्रोजनस बेस के साथ आप एक शुगर को ऐड करते हैं तो वो न्यूक्लियोसाइड बन जाता है, दैट नेम विल बी एडिनोसिन। ठीक है, लिख रखा है आपने। इसकी बात करते हैं गुआनिन की। ये क्या है? गुआनिन है, गुआनिन का स्ट्रक्चर है। तो इस पूरे गुआनिन को उठा के मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है। गुआनिन के साथ प्रॉपर बॉन्डिंग बनाता हुआ, सारे बॉन्ड नेचर की बात करेंगे हम लोग, वो भी एक टॉपिक है, ठीक है। इसके साथ इसने क्या किया, अपने साथ इस शुगर को जोड़ लिया। गुआनिन जैसे ही अपने साथ शुगर को ऐड करता है, इसका नाम गुआनोसिन हो जाता है। ये रहा थाइमिन। थाइमिन अपने साथ जैसे ही शुगर को ऐड करता है, इसका नाम थाइमिडिन हो जाता है। साइटोसिन जैसे ही अपने साथ शुगर को ऐड करता है, इसका नाम साइटिडिन हो जाता है। और ये यूरासिल जैसे ही अपने साथ इस शुगर को ऐड करता है, इसका नाम यूरिडिन हो जाता है। इसका नाम क्या हो जाता है? यूरिडिन हो जाता है ना? तो इस टॉपिक में कोई डाउट किसी को? हालांकि ये जो है ये 1 बाय 1 करके धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाइएगा। आप लोग क्या कीजिएगा, इसको प्रैक्टिस में लाइएगा। मान लीजिए बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, किसी का फोन आ गया, तो लेफ्ट हैंड में मान लीजिए आपने फोन लिया हुआ है ना? लेकिन रफ में कॉपी में आप क्या कर रहे हैं, इस एडेनिन के स्ट्रक्चर को, छोटी सी कॉपी ले ली आपने, एक बार बनाया, दूसरी बार बनाया, होगा क्या? आपका कंसंट्रेशन है कि आप उस सामने वाले बंदे से बात कर रहे हैं, बट आपका माइंड जो है वो थोड़ा सा इस चीज पर भी ध्यान दे रहा है कि आप एडेनिन का स्ट्रक्चर सही बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। तो आपने क्या किया, 5 बार 6 बार, कई बार तो आपको पता ही नहीं चला, बात करने के चक्कर में होता है ना कि कोई काम है हम रिपीटेडली करते चले जाते हैं। आपने मान लीजिए इसको 6 बार 7 बार 8 बार या 10 बार बना लिया, है ना? तो आप तो वैसे भी बात कर रहे थे, कौन सा आपका खून कम हो जाएगा? आपने एडिशनल एक एडेनिन का स्ट्रक्चर याद कर लिया वहां पे। फिर मान लीजिए आप टीवी देखने बैठे, रफ कॉपी लेके बैठ गए। याद रखिएगा, जब आप अपनी पढ़ाई को अपने इंटरेस्ट में लेके आइएगा ना, फिर आपको वहां पे कोई हरा नहीं सकता है, ठीक है। आपको किसी चीज के पीछे नहीं भागना है, उस चीज को अपने हैबिट में लाना है, ठीक है। वो चीजें हमेशा के लिए याद हो जाती, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आपके जो भी पेरेंट्स हो, इवन कि मैं भी जो आपको पढ़ा रही हूँ, कोई भी जो भी काम कर रहा है इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरे नेचर में, स्टूडेंट का काम सबसे आसान है। आपको एक जगह कुर्सी पे बैठ के पढ़ाई करनी है बस, ठीक है। बाकी जो भी, इवन चाहे आपकी मदर हाउस वाइफ क्यों ना हो, वो भी दुनिया का टफेस्ट टास्क कर रही हैं। मेरे ख्याल से तो उससे टफ कोई टास्क है ही नहीं। दुनिया का सबसे टफ टास्क क्या है? जो मदर्स का होता है, जो हाउस वाइफ होती है, उनका जो टास्क है वो काफी टफ है। तो आप बहुत आसान काम कर रहे हैं, ऐसे सोच के चलिए, तो चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है। मैं असाइनमेंट क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट कर रही हूँ। चलिए नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस देती हूँ, आंसर मैं बताती चलूंगी साथ के साथ। आवाज जा रही है मेरी? यस मैम। चलिए आज तो ठीक है, आज तो मुझे टाइम टू टाइम आवाज आ रही है। इधर तो आगे पीछे वॉइस जा रही थी तो थोड़ी दिक्कत आ रही थी। अभी तो ठीक है, अभी तो मुझे सही आवाज आ रही है सबकी। चलिए लिखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन लिखिए, फर्स्ट मैं वही दे देती हूँ। पहला, रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ, रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ
represent the structure of, मैंने एडेनिन का सिखाया है तो मैं उसी का दे रही हूँ। एडेनिन सेकेंड क्वेश्चन लिखिए। differentiate between nucleosides and nucleotides। नेक्स्ट लिख लीजिए थर्ड यहाँ पे। which type of nitrogenous bases carry only one ring, मतलब मोनोसाइक्लिक। आंसर क्या होगा? हाँ, मोनोसाइक्लिक। Which type of nitrogenous bases carry only one ring, monocyclic in its structure? अच्छा, आप लोगों में से किसी को कोई साथ का कोई स्टूडेंट तो नहीं मिला ना ग्रुप में ऐड करने के लिए, उसमें क्विज वाले में? ये तो मैं पूछना ही भूल गई। यस मैम, मेरे को मिली। किसको? मैम मेरे को मिली। आवाज कट कट के आ रही है। वीना बताइए फिर। मैम मेरी फ्रेंड। अच्छा ठीक है, उसको भी जैसे वहां पे रहेगी वो आपके साथ, है ना? जैसे जब क्विज होगा तो वो आपके साथ ही होगी ना वीना? यस मैम। हाँ, तो वो हेल्प कर सकती है, इतनी फ्रीडम है। अभी ऑनलाइन क्लासेस है तो किसी की कोई फ्रेंड हो तो आप उसको बुला के साथ में बैठा सकते हैं। वो भी क्वेश्चन मतलब कर सकती है। क्वेश्चन के लिए तो फिर उसको डालना पड़ेगा ना उस ग्रुप में, जिस बच्चे का नाम है उसके नीचे उसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार सैटरडे को याद दिलाइएगा, नहीं तो उस लड़की को बिठाइएगा, मैं उसका नाम ऐड कर दूंगी। उसने पढ़ा हुआ है ये चैप्टर? यस मैम। अच्छा ठीक है, अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है तब तो ठीक है, ऐड कर सकते हैं आप लोग, नहीं तो आंसर वांसर देने में तो हेल्प कर ही देगी एटलीस्ट। चलिए चौथा क्वेश्चन लिखिए। What are the differences? What are the differences? What are the differences between? What are the differences between purine and pyrimidine? Pyrimidine. चलिए फिफ्थ क्वेश्चन लिखिए। Name the nucleosides. Name the nucleosides of आरएनए का लिखिएगा, मतलब थाइमिडिन को छोड़ के यूरिडिन लिख लीजिएगा। न्यूक्लियोसाइड पूछ रही मैं यहाँ पे, है ना? न्यूक्लियोटाइड तो बहुत पूछ लिया मैंने। सिक्स क्वेश्चन लिखिए।
आपके एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी के बैक में क्वेश्चन नंबर पहला है, कोई डिक्टेट कीजिए तो उधर से, किसी के पास एनसीईआरटी की किताब है सामने, जल्दी फटाफट। यस मैम। मैम फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ पहला है ना, डिफरेंशिएट करने वाला है ना। मैम ग्रुप करने वाला है, ग्रुप द फॉलोइंग एज नाइट्रोजनस बेसिस एंड न्यूक्लियोसाइड्स। एक मिनट, हाँ क्या है ग्रुप? द फॉलोइंग हाँ, ग्रुप द फॉलोइंग एज नाइट्रोजनस बेसिस एज नाइट्रोजनस बेसिस, यही मैं बोल रही थी, तो हो जाए एंड इसमें तो। न्यूक्लियोसाइड्स। हाँ ठीक है, एंड न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। एडेनिन, ये ऐसे दे देते हैं सिंबल, चलिए। हाँ, एडेनिन, साइटिडिन, साइटिडिन, थाइमीन, थाइमिन, गुआनोसिन, हाँ गुआनोसिन, यूरासिल, यूरासिल, साइटोसिन। सही है। यस मैम। साइटोसिन, चलिए ठीक है, इतना ही है इसमें। इसको कर लीजिएगा, आप ही की एनसीईआरटी किताब का ये पहला, जैसे होता है ना कि कंफ्यूजन होती है बच्चों को। अब जैसे एडेनिन है तो क्या है, ये नाइट्रोजनस बेस है। थाइमिन है तो क्या है, ये नाइट्रोजनस बेस है। यूरासिल है, इत्तेफाक से सब एक साथ आ गया इधर, क्या है, ये नाइट्रोजनस बेस है। साइटिडिन क्या है, ये न्यूक्लियोसाइड है। गुआनोसिन क्या है, ये न्यूक्लियोसाइड है। साइटोसिन, अब सुनने में लग रहा है गुआनोसिन जैसा, बट ये साइटोसिन जो है ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, क्लियर करना है, ठीक है। चलिए 7th क्वेश्चन में लिख देती हूँ। थोड़ा सा और डिटेल करके देखिएगा, ये न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड वाला भी कॉन्सेप्ट डालिएगा उसमें। राइट अ नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ, write a note on structure of one nucleotide, of डीएनए, ठीक है। ये न्यूक्लियोटाइड वाली जो स्टोरी मैंने एक पेज पे शुरू में बता रखी है ना, उसको लिख लीजिएगा। 8th क्वेश्चन लिखिए। which nitrogenous base, which nitrogenous base is exclusive, for आरएनए। वही हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, यूरासिल। हाँ ठीक है, वेरी गुड। आज आकांक्षा एब्सेंट है ना। एक वो रहती थी तो बीच बीच में आवाज आती थी ना उसकी, तो पता चलता था कि प्रेजेंट है। अभी दिख ही रहा है कि वो एब्सेंट है, नहीं आई है। थोड़ा मुझे लग रहा है 1-2 बच्चे और भी एब्सेंट हैं, स्ट्रेंथ कम है। चलिए 9th क्वेश्चन लिखिए। मेंशन द, एक बार और कर चुके हैं आप ये क्वेश्चन। मेंशन द टाइप ऑफ शुगर, मैंने डीएनए दिया था, आज आरएनए दे देती हूँ। मेंशन द टाइप ऑफ शुगर इन आरएनए, इसमें राइबोज शुगर हो जाएगा। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज आपने लिखा था, यहाँ पे राइबोज हो जाएगा। 10th क्वेश्चन लिखिए, आखिरी क्वेश्चन। ऐसे दिया जा सकता है क्वेश्चन। जैसे ये है ना, इसको देख के बनाइएगा। देखिए मैं एक बात आपको समझा देती हूँ, मैं क्यों दे रही हूँ क्वेश्चन, वो यहाँ से बन जाएगा।
बट मैं आपको क्वेश्चन देने जा रही हूँ, रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो आपको एडेनिन के साथ, आपको क्या करना है, एडेनिन के साथ, मान लीजिए आरएनए वाला ही मैंने लिख दिया, तो राइबोज जुड़ेगा उसमें, डीएनए वाला अगर मैं दूंगी तो डीऑक्सीराइबोज जुड़ेगा। तो आपको क्या करना है, एडेनिन का स्ट्रक्चर तो मैंने सिखाया आपको आज की क्लास में, उसके साथ आपको ये दोनों बिल्कुल ऐसे ही इसी मैनर में जोड़ देना है। तो मैं लिख देती हूँ और ये कोशिश मैं करूंगी, ये पीडीएफ आपको सेंड कर दूँ, है ना, थोड़ी हेल्प हो जाएगी आप लोगों की। स्ट्रक्चर्स मैंने तो सेव कर दिए, आप थोड़ा थोड़ा टाइम लेके बना लीजिए। मैं दे रही हूँ आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट, इसको पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है, इतना स्लो चलता है ना, मैं लिखती कब हूँ, ये रिप्रेजेंट कब होता है, रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ, रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ, ऐसे दे देती हूँ, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, फिर नहीं चल रहा है, द स्ट्रक्चर ऑफ एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। और मैं ये भी लिख दूं, अब एक भी ये भी तो बात है ना कि किसका है, अगर आरएनए वाले का होगा तब तो राइबोज शुगर जुड़ेगा, और अगर डीएनए वाले का होगा तो डीऑक्सीराइबोज शुगर जुड़ेगा, है ना। तो मैं मान लीजिए यहाँ पे इसका लिख देती हूँ, या आपके पास वो चार्ट भी अवेलेबल है वहाँ पे जो देखा है आपने, ये देखिए ना, ये भी है, चार्ट भी है अवेलेबल, मैं भेज दूंगी आपको, ये देखिए, इस टेबल को देखिएगा ध्यान से, अगर आपको मन करे, नहीं हमको दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या करा है, जैसे यूरिडिन, मान लीजिए मैं एडिनोसिन की बात कर रही हूँ, तो ये जो इसने शुगर जोड़ा है इसके साथ बस एक क्या कीजिएगा, फॉस्फेट को ऐड कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे आरएनए वाला ही लिख देती हूँ क्योंकि उसका एक अवेलेबल है आपके पास, फॉस्फेट ब्रैकेट में मैंने यहाँ पे आरएनए डाल दिया। अब राइबोज शुगर जुड़ेगा इसमें, ठीक है। कोई डाउट किसी को, किसी क्वेश्चन में?